मेरा नाम प्रतिभा है। मैं भागते भागते थक चुकी थी। गर्मियों के दिन थे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गले में कांटे चुभ रहे हैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं जगह देखकर कहीं बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं कहीं भी बैठ जाती तो मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा था, और सबसे ज़्यादा खतरा तो मेरी इज्जत को था। मैं बस बार बार भाग रही थी। थोड़ी देर भागती और घुटनों पर हाथ रखकर हाँफने लग जाती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मेरा भाग्य बहुत ख़राब था। वो हवेली मेरी ज़िंदगी का एक इकलौता सहारा था, जहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। जिन लोगों से डरकर मैं भाग रही थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की थी और मेरे पीछे पीछे बंगले से बाहर निकल आए थे। मैंने उनकी हैवानियत देखी तो मैं दौड़ते हुए चली आ रही थी। मुझे अपना कोई होश नहीं था। मैं भागते भागते इतनी दूर तक आ गई थी कि एक जगह बस खड़ी हुई थी और उसमें ढेर सारी सवारियां भरी हुई थी। यहाँ तक कि उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उन लोगों से बचने के लिए मेरे पास एक यही रास्ता था। मैं इस भरी हुई बस में सवार हो सकती थी। मैंने लोगों को इधर उधर से हटाया, अपने घुसने का रास्ता बनाया और मैं जैसे तैसे बस के अंदर घुस गई थी। वो लोग अभी तक मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे बस के बाहर इधर उधर तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं तो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन लोगों ने तो मुझे बस में चढ़ते हुए भी देख लिया था। मुझे फौरन ही बस के दूसरे दरवाजे से नीचे उतरना था। अगर वो लोग इस बस में चढ़ जाते तो ज़रूर मुझे पकड़ लेते। एक लड़के ने तो बस में सवार होने की कोशिश भी की, लेकिन बस में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों ने उसे धक्का देकर बस से नीचे उतार दिया और उसी समय बस चलने लगी थी। मैंने सुकून की ठंडी सांस भरी कि मेरी जान इन लोगों से बच गई थी, लेकिन मैं बहुत परेशान थी कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं बंगले से भागकर बहुत दूर आ चुकी थी और मैं यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती थी। बस जब चली तो मुझे और ज़्यादा सुकून आ गया था, लेकिन मेरा बुरा भाग्य अभी तक मुझसे जुड़ा हुआ था। जो उन लड़कों में से एक लड़का जाकर अपनी बाइक ले आया, मुझे लगता था कि वो मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं बस में खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर का नज़ारा मुझे दिखाई दे रहा था। अब वो चारों लड़के उसी बाइक पर बैठकर बस का पीछा कर रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी। मैं ऊपर वाले से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। ये लोग मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहते थे। इन लड़कों को डर नहीं लगता था शायद। बस चलते चलते अचानक ही बड़ा सा झटका आने पर रुक गई। मतलब था कि बस खराब हो चुकी थी। जैसे ही बस कंडक्टर ने ये बात कही तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। बस में मौजूद सारे ही लोग बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। इतनी गर्मी में बस खराब हो गई, ऊपर से लोग एक दूसरे से चिपके हुए खड़े थे। गर्मी में मेरा भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जल्दी से बस को ठीक करवाओ, हमें जल्दी अपनी जगह पर पहुंचना है। सबको लेट हो रहा था और एक मैं थी जो ये सोच रही थी कि अगर बस रुक गई तो ये लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो बस चलने पर मेरा इनसे पीछा छूटा था। बस के रुकते ही उन 4 लड़कों में से 2 लड़के फौरन ही अपनी बाइक रोककर नीचे उतरे, तो मैं जल्दी से बचते बचते बड़ी मुश्किल से बस के पीछे वाले रास्ते पर पहुंची और वहां से जल्दी से मैंने दौड़ लगा दी थी और बस एक रास्ता देखकर भागती रही। सामने ही कुछ दूर जाकर मुझे बस अड्डा दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस बस से उतरकर दूसरी बस में चढ़ जाती हूँ और अब की बार किसी ऐसी बस में चढ़ूंगी जो बिल्कुल ठीक होगी और चल रही होगी। मैं पहले तो वहाँ से भागकर बस अड्डे पर बसों के पीछे जाकर छुप गई थी, मगर जब मैंने देखा कि वो लड़के बस अड्डे पर भी मुझे ढूंढने के लिए आ गए हैं तो मैं इतनी डर गई थी कि मेरा शरीर काँप रहा था, क्योंकि यहाँ से भागकर मैं कहाँ जाऊँगी और वो लड़के भी मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे। उसी समय मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो मुझे वहाँ पर 2-3 बस नज़र आई थी, जिसमें लगभग काफ़ी हद तक सवारी भर चुकी थी और वो बस चलने ही वाली थी। मैं फ़ौरन ही उस बस में चढ़ गई। उन चारों लड़कों ने भी मुझे बस में चढ़ते हुए देख लिया था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि अब वो मेरे पीछे नहीं आ सकते थे। बस चल पड़ी थी। चलती हुई बस को वो नहीं रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाइक पर बैठकर काफ़ी दूर तक बस का पीछा किया था और बस के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बार बार मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वो वाली बस तो रुक गई थी, मगर ये वाली बस ना रुके। अगर अब की बार बस रुक गई तो ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे और फिर मेरा अंजाम क्या होगा ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। और फिर काफ़ी दूर आने पर वो चारों ही लड़के थक गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड हल्की कर दी और बस आगे बढ़ चुकी थी। वो लोग पीछे रह गए थे। फिर उन्होंने बस का पीछा करने की कोशिश नहीं की।
जब मुझे वो लोग दिखाई देना बंद हो गए तो मैंने बेफिक्र होकर चारों तरफ से बस को देखा। वैसे तो बस में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं था। गर्मी का समय था, सब लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे। मैं भी जगह देखकर खिड़की वाली सीट पर बैठ गई थी। फिर चलती हुई बस में मुझे तेज़ तेज़ हवा लगने लगी। ये तेज़ हवा मेरे दिल को छू रही थी और इतनी तेज़ गर्मी में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जहाँ ये बस जा रही है मैं भी वहीं चली जाऊंगी। मैं दिल में सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ से न भागती तो आज ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। शायद वो लोग मेरे साथ बुरा करने के बाद मुझे जान से मार देते। शायद मेरे माता पिता को मेरी लाश भी नहीं मिलती और ना जाने वो लोग मेरी लाश को कहाँ ठिकाने लगा देते। मेरी बर्बादी मुझसे सिर्फ चंद कदमों के फासले पर खड़ी हुई थी और मैं इस बर्बादी से भागकर अपनी जान बचाती हुई यहाँ तक पहुँची थी। मैं अपनी बर्बादी को मात देकर ही तो इस बस में सफ़र कर रही थी। पता नहीं ज़िंदगी हमारे लिए कौन कौन सा कड़ा समय लेकर आ जाती है, जिनसे लड़ने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ बैठ तो गई हूँ, लेकिन अब वापस कैसे जाऊँगी और कहाँ जाऊँगी। मुझे तो किसी शहर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी शहर गई ही नहीं। मेरा जन्म गाँव में हुआ और मैंने सिर्फ अपनी गाँव की ही ज़िंदगी को जिया था। मैं अपने गांव को, गांव के लोगों को और गांव के खान पान और वहां के रहन सहन को ही अच्छी तरह से जानती थी। सरपंच जी की हवेली ही तो मेरी आने वाली ज़िंदगी थी, लेकिन अब तो मैं उनकी हवेली से बहुत दूर आ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि ये बस वाला मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। पता नहीं अकेले में इस भरी दुनिया में कैसे गुजारा करूँगी और पता नहीं बस के साथ साथ कहाँ पहुँच जाऊँगी। ऊपर से दिल पर जो डर बैठा हुआ था वो अलग था। मेरे चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से हवा के झोंके लग रहे थे और मैं इसी तरह बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया और कैसे हो गया। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ से मेरा मन करता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना भी हो तो जैसा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे बताया जाता था कि मुझे अपने माता पिता के साथ नहीं रहना। जैसे ही मैं जवान हो जाऊंगी तो मुझे गांव के सरपंच जी के हवाले कर दिया जाएगा। ये बात बड़ी ही अजीब थी कि मुझे उनके हवाले क्यों किया जाएगा। बचपन से लेकर जवान होने तक बार बार मुझे यही बताया जाता था। मैं जब भी अपनी माँ से इस बारे में सवाल करती तो वो कहती कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बस तू तैयार रहे। जैसे ही तू 15 साल की हो जाएगी उसके बाद तुझे सरपंच जी के हवेली में भेज दिया जाएगा। मैं अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहती थी। हर औलाद अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे खुद से दूर करने के बारे में हमेशा से ही बताते आ रहे थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे पता चला कि सरपंच जी की हवेली में लड़कियां पलती भी हैं और वहाँ वो लोग कामकाज भी किया करती थी। और जो लड़कियां सरपंच जी की हवेली में काम करती थी उनको रात के समय अपने अपने घरों पर भेज दिया जाता था। मैं 15 साल की हुई तो मुझे भी मेरे माता पिता लाल राय चंद्र सरपंच की हवेली में छोड़ गए थे। मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ का काम करने के बाद रात को अपने घर चली जाया करूँ। मेरा ठिकाना तो परमानेंट ही हवेली में कर दिया गया था और यहाँ तक कि मुझे ना अपने माता पिता से मिलने की इजाज़त थी और ना अपने घर जाने की इजाज़त थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया था। अगर कभी कभी मेरे माता पिता को याद आ भी जाती थी कि वो मेरे बारे में खैर खबर ले सके तो उनको भी हमारे सामने नहीं लाया जाता था। वो लाल राय चंद्र जो कि हमारे गांव के सबसे दबंग सरपंच थे, जिनकी हमारे गांव में बहुत बात थी। गांव के सारे ही लोग उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, या ये समझ लीजिए कि पूरा गांव सरपंच जी के बाप की जागीर था। जब मेरे पिताजी की माँ मतलब कि मेरी दादी जब जिंदा थी तब उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। मेरे पिताजी जो कि अपनी माँ के इकलौते बेटे थे, उनके पति इस दुनिया से जा चुके थे। वो अकेले थे जो अपनी माँ की देखरेख किया करते थे। फिर उसके बाद मेरे पिता की शादी हो गई। जितनी जमा पूंजी थी वो शादी में लग गई। मेरी दादी को बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करें। गरीब थी मगर अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की। गांव की ही एक लड़की मतलब कि मेरी माँ को अपने घर की बहू बना लिया और उसके बाद खुद बीमार हो गई। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि चारपाई से उठने की भी कंडीशन में नहीं थी।
अपनी माँ की बीमारी पर अपनी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पिता पागलों की तरह अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त करते फिर रहे थे। हमारे गांव में छोटे मोटे डॉक्टर थे जिसे मेरी दादी का इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे पिताजी को सबने यही एडवाइस दी कि तुम इनको शहर ले जाओ और इनका वहाँ इलाज करो। मेरे पिताजी, जो कि अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनकी एक माँ ही थी जो उनकी ज़िंदगी का इकलौता हिस्सा थी। उन्होंने अपनी माँ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि वो उनको शहर ले आए थे। शहर में जब उनका इलाज हुआ तो पता चला कि यहाँ का इलाज तो बड़ा महंगा है और मेरे पिताजी के बजट से ऊपर जा रहा है। मेरे पिताजी, जो कि गांव में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी किया करते थे, उनको तो मामूली से पैसे मिलते थे। रोज़ दिहाड़ी पर काम किया करते थे। जितना काम करते उतने ही पैसे मिल जाते थे और उतने ही पैसे रोज़ खर्च भी हो जाते थे। बड़ी परेशानी की बात थी कि अब वो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएं। फिर उन्होंने गांव के सबसे अमीर आदमी के पास जाने का फैसला किया, जिसके पास लगभग सारे ही लोग जाया करते थे। मेरे पिताजी जब लाल राय चंद्र सरपंच जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ रकम उधार मांगी, जो रकम सरपंच जी ने उनको दे दी थी। सरपंच जी गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा इंसान नहीं था जो अमीर होता। सरपंच जी गांव के लोगों की मदद नहीं करते थे, बल्कि उनको उधार के तौर पर पैसे दे दिया करते थे। उधार का मतलब होता है कि ज़रूरत पूरी होने पर दूसरा वाला इंसान पहले वाले इंसान को उसकी दी हुई रकम वापस कर देता है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। सरपंच जी पूरा ब्याज लेते थे। यही वजह थी कि गांव के लोगों को पैसा दे देकर और उनसे डबल पैसा वसूल करके वो इतने अमीर हो चुके थे। गांव वालों का ही पैसा गांव वालों में बांट रहे थे, जिससे गांव के लोगों की सिर्फ छोटी मोटी ज़रूरतें ही पूरी होती थी। लेकिन सरपंच जी का पूरा परिवार गांव के पैसों से ही पल रहा था। मेरे पिताजी को उन्होंने रकम दे दी। मेरे पिताजी ने दादी जी का इलाज करवाया, मगर शहर ले जाने के बाद और शहर में इलाज चलने के बावजूद भी दादी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अस्पताल में एक दिन का खर्चा 2000 रुपये का होता था, जो मेरे पिताजी के लिए बहुत ही मुश्किल थे। पिताजी ने लगभग 1 महीना दादी को शहर के अस्पताल में एडमिट किए रखा था और इस 1 महीने तक पिताजी के बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे और जितने भी पैसे दादी के इलाज पर लगे वो सारे ही पैसे पिताजी सरपंच जी से लेकर आए थे। अब दादी तो दुनिया से चल बसी, लेकिन सरपंच जी के पैसों का ब्याज मेरे पिता पर चढ़ता जा रहा था। अपनी माँ के मरने के बाद मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की कि उन्होंने जो कर्ज सरपंच जी से लिया था वो उसको जल्द से जल्द अदा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वक्त के साथ साथ उनका कर्जा बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने जन्म लिया और मेरे जन्म के समय ही सरपंच जी अपने पैसों का हिसाब करने के लिए मेरे पिताजी के पास आ गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। तुम 5 साल बाद अपनी बेटी को मुझे दे देना। तुम्हारे पास पैसे जमा करने के लिए 5 साल का समय है। लेकिन जब मैं 5 साल की हो गई तो पैसे इतने ज़्यादा हो चुका था कि मेरे पिताजी सरपंच जी को कर्ज के पैसे चुकाकर थक चुके थे, लेकिन उनका कर्जा पूरा ही नहीं हो पा रहा था। मैं 5 साल की भी हो चुकी थी। मेरा उनके पास जाने का समय आ गया था, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने अपना घर बेचकर सरपंच जी को पैसे दे दिए थे, जिसकी वजह से 5 साल बाद मेरा सरपंच जी की हवेली में जाना रुक गया था। उसके बाद फिर से एक हादसा हुआ। वो हादसा ये था कि हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। हमारा अपना घर भी छिन चुका था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। सरपंच जी ने कहा था कि तुम मुझसे दोबारा से पैसे उधार ले लो और फिर सारा कर्ज एक साथ दे देना। पैसे चुकता करते करते मेरे पिताजी को 10 साल हो गए और फिर उसके बाद 12 साल और फिर 15 साल। मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की कि वो सरपंच जी का कर्जा चुकता कर सकें, मगर कुछ नहीं हो सका। सरपंच बार बार कहता था कि तुम्हारी बेटी मेरी है, तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो और एक ही बार में अपना सारा हिसाब साफ कर लो। मगर जब भी तुम्हारी बेटी को मैं तुमसे मांगने की कोशिश करता हूँ तो तुम थोड़े से पैसे देकर मुझे खामोश करवा देते हो, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी बेटी हमारी अमानत है जो तुम्हारे पास है। जैसे ही तुम्हारी बेटी 15 साल की हो जाएगी तो तुम उसे खामोशी से मेरी हवेली पर ले आना। हम लोग इतनी गरीबी में डूब चुके थे कि हमारे पास 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी का भी पता नहीं था। मेरे पिताजी जितने पैसे कमाया करते थे वो सारे ही सरपंच जी के पास जा रहे थे। सरपंच जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। वो जानबूझकर गरीबों को दबाया करते थे। ये तो उनकी आदत थी।
ऐसे ही ना जाने वो गांव के कितने लोगों को अब तक बर्बाद कर चुके थे और ना जाने कितने लोगों की बेटियों को अपने घर बुलाकर उनसे कामकाज करवाते रहते थे। उनकी हवेली बहुत बड़ी थी। गांव के लोगों से पैसा मार मार कर उन्होंने गांव में एक हवेली नहीं बल्कि ऐसी ना जाने कितनी हवेलियां अपने नाम कर ली थीं। फिर मैं 15 साल की हो गई तो सरपंच जी ने मेरे माता पिता से कहा कि अब तुम अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ जाओ, शराफत से छोड़ दो, वरना तुम्हारी बेटी को हम तुम्हारे घर से उठा भी सकते हैं। मेरे पिताजी बहुत डरते थे। उनका मन नहीं करता था कि वो मुझे सरपंच जी के यहाँ भेजे, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सरपंच जी की ही चलती थी और फिर रुपया पैसा भी तो उनसे ही लिया गया था। मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, वो उनको क्या देते। अब तक ना जाने कितना पैसा दे चुके थे। इतना तो उन्होंने कर्ज का पैसा भी नहीं लिया था जितना वो कई सालों से उनका कर्जा चुकता करते आ रहे थे। लेकिन इस बार तो सरपंच अपने फैसले पर अटल था। उसने कहा था कि अब तुम्हें समय नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हारी बेटी हमारी है। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि अभी अगर तुम अपनी बेटी को मुझे दे दोगे तो तुम पर कोई कर्ज नहीं होगा, तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। मेरे माता पिता के पास अब मुझे हवेली छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बहुत मजबूर हो गए थे और फिर उन्होंने हार कर मुझे सरपंच जी की हवेली में छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से अपने माता पिता के अलावा मेरा और कोई भी नहीं था। चाहे वो गरीब ही थे, लेकिन मेरे माता पिता थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। उसके बाद मैं पहले तो बहुत रोई। हर समय हवेली के कोने में पड़े रहकर माँ पिताजी कहकर रोती रहती थी, मगर वहाँ मेरी माँ और पिताजी नहीं आने थे। हवेली में मौजूद सरपंच जी की पत्नी, जिन्हें गांव के सारे ही लोग पंचनी कहकर बुलाया करते थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, अपने साथ मुझे कामों में लगाए रखती थी। मेरी माँ ने कभी मुझसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया था। मैं ज़्यादा काम नहीं जानती थी, मगर उन्होंने धीरे धीरे मुझे सारे काम समझा दिए थे। वो मुझ पर तरस खाकर मुझे सिर्फ छोटे मोटे काम ही करवाया करती थी। सरपंच जी भी मुझे अपनी हवेली में रखकर भूल चुके थे। उन्हें तो याद भी नहीं था कि उन्होंने मुझ जैसी 16 साल की लड़की को अपनी हवेली में जगह दी हुई है। फिलहाल समय के साथ साथ मैं वहाँ पर एडजस्ट हो गई। मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई और मैं अपने माता पिता को भी इतना याद नहीं करती थी। पंचनी हमेशा मुझे अपने साथ साथ रखती थी। मेरे साथ साथ वहाँ पर 4-5 लड़कियाँ और भी थीं और उनके माता पिता ने भी उनको अपना कर्ज पूरा करने के लिए ही हवेली में रखा था। बल्कि उनके माता पिता तो सारी जिंदगी के लिए उन लड़कियों को सरपंच जी के हवाले कर गए थे। मैंने उन लड़कियों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। मेरा मन करता था कि काश मैं भी इन लड़कियों की तरह पक्की हो जाऊं। फिलहाल ऊपर वाले की कृपा से 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे और दूसरे साल में एक बार मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस बार भी वो सरपंच जी से कर्ज लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी अब आपके यहाँ सारी ज़िंदगी रहने वाली है, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। सरपंच जी ने मेरे पिता की ज़रूरत पूरी कर दी थी। अब उन पर कोई कर्ज नहीं था क्योंकि उनकी बेटी हवेली में रह रही थी। मगर मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस हुआ था कि क्या माता पिता ऐसा भी करते हैं, कर्ज के लिए अपनी बेटी को दांव पर लगा देते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो दोबारा से सरपंच जी से पैसे लेने के लिए आए तो इस बार सरपंच जी ने उन्हें फ़ौरन इनकार कर दिया था और कहा था कि अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, अब तुम्हारा और हमारा हिसाब ख़त्म हो चुका। अब मैं हवेली की परमानेंट नौकरानी बन चुकी थी और मुझे सारी ज़िंदगी हवेली के लोगों की सेवा करनी थी। ना तो मेरी शादी हो सकती थी और न मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। जब मैं बड़ी हुई और मुझे सारी बातें सही तरह से समझ आ गई तो मुझे अपनी ज़िंदगी पर बेहद अफसोस होता था कि मेरी ज़िंदगी तो एक कैदी की तरह हो गई, जिसे सारी ज़िंदगी इस हवेली में नौकरानी बनकर गुजार देनी है। ये मेरे माता पिता ने क्या कर दिया था। मेरे माता पिता पर तो ना जाने मेरी जुदाई कैसी गुजरी थी, मगर मुझ पर बहुत ही भारी गुजरी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से कभी ना कभी तो वापस भेजा ही जाएगा। लेकिन यहाँ से वापस जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ से कभी किसी लड़की ने भागने की कोशिश नहीं की थी। अगर कोई लड़की यहाँ से भाग भी गई थी तो उसे दोबारा से पकड़वाकर हवेली में कैद कर दिया गया था। हवेली के बाहर सख्त पहरा था, जहाँ से कोई भी लड़की बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे माता पिता ने भी मुझे आसानी से हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था।
मेरे पिता ने तो कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, मगर माँ की ख्वाहिश थी, वो मुझसे अकेले में एक बार मिलना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश को सरपंच जी ने पूरा कर दिया था। माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, अब सारी ज़िंदगी तुम्हें यहीं पर रहना है। मैंने रोते हुए माँ से कहा था कि माँ, मुझे अपने साथ लेकर चलो, यहाँ मुझसे बहुत काम करवाया जाता है, मुझे बहुत समय हो गया। दिन काम से शुरू होता है और काम पर ही ख़त्म हो जाता है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं। ये बात तो तय हो गई है कि तुझे अब सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना है, इसलिए हम तुझे पैसे होने के बावजूद भी कभी यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैंने कहा, लेकिन मैं आप लोगों से इतने समय से दूर हूँ, मगर अब नहीं होना चाहती, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बेटा, हम तुझसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करेंगे। माँ मुझे रोता हुआ वहाँ छोड़कर अपने आंसू पोंछती हुई वहाँ से चली गई थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी अजीब सी हो गई। पहले तो पंचनी भी मुझसे काम नहीं करवाती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी, इसलिए अब काफ़ी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी गई थी। एक समय के लिए भी मुझे यहाँ हवेली में कोई भी सुकून से नहीं बैठने देता था। मेरा सारा दिन काम काज में गुजर जाता था। रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटती तो मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता था। फिलहाल मुझे हवेली में काम करते हुए 3 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। इन 18 सालों में मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो गई थी। एक दिन हवेली के सारे लोग शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सरपंच जी का सबसे छोटा बेटा कौशिक, जो शहर में ही रहता था, शहर में भी सरपंच जी का एक बड़ा सा बंगला था, वहाँ पर उनका बेटा रहता भी था और वहीं से ही वो पढ़ाई भी कर रहा था। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, इसलिए सब लोग यहाँ से शहर जाकर बंगले में बड़ी सी दावत रखना चाहते थे। मतलब कौशिक अपने दोस्तों को अपनी पढ़ाई पूरी होने की पार्टी देना चाहता था, इसलिए पूरा परिवार भी उस पार्टी में शामिल होने के लिए शहर जा रहा था। हवेली में काम करने के लिए मुझे भी वो लोग अपने साथ ले जा रहे थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार मैं शहर जा रही थी। मैंने वहाँ के माहौल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, इसलिए मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। शहर पहुँचकर तो सब कुछ ठीक रहा, पार्टी भी बहुत अच्छे से निपट गई थी और रात भी ठीक से गुजर गई। मैं सुबह 5 बजे उठने वालों में से थी, जबकि यहाँ शहर आने के बाद तो सुबह के 5 बजे घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा शहर सो रहा था। मैं छत पर आ गई थी, जहाँ पर सरपंच जी का बेटा कौशिक और उसके दोस्त छत पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। मुझे देखकर सबका ध्यान मेरी तरफ चला गया तो मुझे एकदम से घबराहट शुरू हो गई। मैं वहाँ से वापस जाने लगी तो सरपंच जी के बेटे ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो, आओ इधर आओ, हमें ज्वाइन करो। मैं डरते हुए वहाँ चली गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैं उन लोगों के करीब गई तो उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। फिलहाल मैं उन लोगों से जैसे तैसे बचकर बंगले के बाहर भाग गई थी। मुझे लगा कि बाहर भागने के बाद वो मेरे पीछे नहीं आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो चारों ही मेरे पीछे थे। उन्हें इस बात का डर था कि मैं उनकी शिकायत किसी से कर न दूं और वो मेरी इज्जत पर भी वार करना चाहते थे। मैं भागते भागते सड़क पर आ गई थी, जबकि वो सभी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। जिनमें से एक बाइक निकालने के लिए रुक गया और बाकी के 3 मेरे पीछे ही थे। वहीं से मैं भागती हुई इस बस में सवार हुई थी और जिन परेशानियों का सामना करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची थी, उनके बारे में तो मैं ही जानती थी और मेरा ऊपर वाला जानता था। मैं भाग भी गई और उन बदमाश लड़कों से भी बच गई। सरपंच जी के बेटे और उसके दोस्तों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे उनकी हकीकत पता चल गई थी कि वो कितने घिनौने लड़के थे। काश मुझे पता होता कि वो छत पर मुझे अकेले देखकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कभी छत पर न जाती। मैं गलती से चली गई और ये सब हुआ। फिलहाल बस काफ़ी दूर तक आ गई थी और फिर उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं किया। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक अपनी जगह पर बैठी परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरा अब कोई नहीं था। मैं यहाँ अकेली पड़ गई थी। मेरे माता पिता तो पहले ही मुझे हवेली वालों के हवाले कर चुके थे। अभी मैं अपनी जगह पर बैठी हुई थी जब एक औरत मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मैं पीछे को होकर खिड़की से लगकर बैठ गई। उसे मैंने बैठने की जगह दी। मैं उससे अलग हो रही थी क्योंकि मुझे दुनिया के अब हर इंसान से डर लग रहा था। उस औरत ने अपने दुपट्टे को हाथ से चेहरे पर रखा हुआ था। शायद वो अपना चेहरा छुपा रही थी। वो मेरे करीब बैठकर मुझसे बातें करने लगी।
पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं इस बात पर खामोश रही। फिर उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि ये कहीं मुझे वापस हवेली में न भेज दे। वैसे तो ये औरत कौन थी ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उससे कम बातचीत करना ही ज़्यादा समझदारी समझा। उस औरत ने फिर से हिम्मत जुटाई और कहने लगी, क्या तुम अकेली बस में सफ़र कर रही हो? मैंने इस बार भी कुछ नहीं कहा। फिर वो औरत खुद ही खामोश हो गई और अपनी गोद में बच्चा लिए मेरे साथ बैठी रही। मेरे साथ जो हुआ था उसको सोच सोच कर बार बार मैं रो रही थी। अब मैं अपने उन आंसुओं को छुपाने के लिए खिड़की से बाहर देख रही थी। उसी समय बस का कंडक्टर आया और सबके टिकट बनाने लगा। मुझे टिकट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, बस मैं इतना जानती थी कि वो बस का किराया मांग रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। मैं घबरा गई। जब कंडक्टर मेरे पास आया तो मुझसे कहने लगा कि टिकट बनवाओ और पैसे निकालो, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैंने अपने साथ बैठी हुई औरत को देखा तो वो भी मुझे हैरान होकर देख रही थी। शायद वो समझ गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कंडक्टर से कहा कि ये लड़की मेरे साथ है, हमारे 2 टिकट बना दीजिए। उन्होंने मेरे किराए के भी पैसे दे दिए थे। फिर वो कंडक्टर 2 टिकट बनाकर उनको दे गया था और पैसे लेकर आगे बढ़ गया था। उसने एक टिकट मेरे हाथ में दे दिया। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा किराया दे दिया है, अब तुम आराम से सफ़र कर सकती हो। मैंने खामोश होकर सर हिला दिया तो वो दोबारा से मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? उसके शब्द इतने नरम थे कि मैंने ना चाहते हुए भी उससे बात की और उसे बताया कि मेरा कोई नहीं है। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी। कहने लगी कि मेरा भी कोई नहीं है। जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैंने उसे पलटकर देखा। वो मेरे चेहरे को बड़ी उदासी भरे अंदाज में देख रही थी। उसने कहा, मैं रांची के साहिबगंज की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरी सास और पति ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैं पिछले 6 सालों से माँ बनने का सुख नहीं देख सकी। मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी। मैं भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करती थी कि वो मुझे माँ बनने का सुख दे दे, वरना मेरा पति और मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि मेरा पति मुझे हर दिन धमकी देता रहता था कि तुमने 2 साल तक और मुझे पिता नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूँगा। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है। मैं कहाँ जाती? मेरे लिए मेरा इकलौता सहारा सिर्फ मेरा पति था और वो भी अब मुझे छोड़ने की बात कर रहा था। मगर ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और 2 साल पूरे होने से पहले ही मुझे माँ बनने का सुख दे दिया। लेकिन अब देखना तो ये था कि मेरी सास और मेरे पति बार बार यही कहते थे कि बेटा होना चाहिए, लेकिन मैंने बेटी को जन्म दिया। मेरी जब बेटी हुई तो मेरी सास ने कहा कि सारी ज़िंदगी इसका बोझ कौन उठाएगा। मेरे पति और मेरी सास ने मेरी बेटी को जान से मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो लोग उसे बोझ समझ रहे थे। वो चाहते थे कि मैं दोबारा माँ बनूं और बेटे को जन्म दूं। मगर मेरी बेटी भी तो मेरे लिए मेरी औलाद थी, मैं उसे भी अपने साथ रख सकती थी। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे नहीं दी थी। वो बार बार मुझसे यही कहते थे कि इसे किसी को दे दो या फिर कूड़े के ढेर पर फेंक आओ, क्योंकि हम इसे अपने पास नहीं रखेंगे। मगर मैं बार बार अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी। मैंने उनका कहना नहीं माना तो उन लोगों ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली। वो रातों रात उसे मारना चाहते थे। मैं अपनी बेटी को लेकर घर से भाग आई हूँ, मगर मेरा पति मुझे ढूंढ रहा होगा। मैं इसीलिए यहाँ से भागना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत अमीर आदमी है। मुझे उम्मीद है वो मुझे पागलों की तरह तलाश कर रहा होगा, क्योंकि वो मुझे छोड़ने की धमकी देता है, मगर छोड़ नहीं सकता। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और उनकी सारी दौलत मेरे नाम है। दौलत की वजह से वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो मुझे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी उसके हवाले नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। मैं उस औरत की बात सुनकर सोचने लगी थी कि इसकी किस्मत बिल्कुल मेरी तरह है। मुझे उस पर रहम आने लगा था। फिर मैंने उसे अपनी कहानी बताई कि मैं किस तरह से भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। उसे मेरी कहानी पर बहुत अफसोस हुआ था। वो कहने लगी थी कि सब में सबसे ज़्यादा गलती तुम्हारे माता पिता की है, जिन्होंने तुम्हें कर्ज के नाम पर तुम्हारे गांव के सरपंच के हवाले कर दिया। मैंने उससे पूछा था कि आप भागकर अब कहाँ जाओगी, तो उसने कहा, वैसे तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन दिल्ली शहर में मेरी एक सहेली रहती है। मैं वहाँ जाऊँगी, जॉब करूँगी और वहाँ जाकर अपनी बेटी की परवरिश करूँगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि वो एक आत्मनिर्भर औरत थी। हम दोनों को बस में बैठे बैठे लगभग 1 घंटा गुजर चुका था।
हम दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करते रहे थे। बस दूसरे शहर आने के बाद बस स्टॉप पर रुक गई थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। मैंने कहा, हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो कहने लगी कि देखो, बाहर से मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम मेरी बेटी को थाम लो, मैं बस अभी आई। मैंने उसकी बेटी को अपनी गोद में ले लिया था। मैंने जब चादर उसके चेहरे से हटाई तो देखा था कि वो बच्ची बहुत सुंदर थी। वो औरत, उसने मुझे अपना नाम साक्षी बताया था। साक्षी जी बस से उतरकर बस स्टॉप से पानी लेने के लिए चली गई थी और मैं बस के अंदर बैठी हुई थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ बहुत तेज़ धूप थी और बस रुकने से गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई थी। ज़्यादातर लोग बस से बाहर उतर गए थे। मैंने सोचा कि जब तक बस नहीं चलती मैं भी उतर जाती हूँ। वैसे भी मेरी कमर अकड़ गई थी बैठे बैठे। मैंने गोद में बच्ची को लिया और मैं बस से उतर गई। मेरी नज़र बच्ची के चेहरे पर थी। वो सो रही थी। मैं उसे गोद में लेकर इधर से उधर टहल रही थी। अचानक मेरी नज़र साक्षी जी पर पड़ी, जो पानी की बोतल हाथ में लेकर दूर से खड़ी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मेरा ध्यान भी उन पर था और मैं सोच रही थी कि वो चलकर यहाँ तक क्यों नहीं आ रही, मगर वो चलकर नहीं बल्कि दौड़ते हुए जल्दी से मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो उनको देखकर हैरान रह गई। वो दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने लपककर मेरी गोद से अपनी बेटी को छीन लिया। जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, इतनी ही देर में मेरे पीछे से एक आदमी उनकी तरफ भागा और उसने उनके हाथ से बच्ची को लेकर ज़मीन पर फेंक दिया और ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से होता हुआ देखकर बहुत घबरा गई थी। साक्षी जी को इस तरह उस आदमी के साथ खचेड़ते हुए जाते देखकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं भागकर उस आदमी की तरफ गई, मगर वो साक्षी जी को मजबूती से पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी में लेकर चला गया था और मैं कुछ न कर सकी थी। साक्षी जी ज़ोर ज़ोर से मेरी बेटी कह कहकर रो रही थी। बच्ची ज़मीन पर पड़ी हुई थी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने ना तो साक्षी जी की मदद करने की कोशिश की और ना ही बच्ची को ज़मीन से उठाया। मैं फ़ौरन भाग कर गई और मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, जो बुरी तरह से रो रही थी। ऊपर वाले की कृपा से उसके चोट नहीं आई थी, क्योंकि वो कपड़ों में अच्छी तरह से पैक थी। मैं उसको देखकर रोने लगी थी। मुझे लगा कि शायद गलती मेरी ही है, मुझे इस बच्ची को लेकर बस से नहीं उतरना चाहिए था। शायद वो आदमी साक्षी जी का पति होगा, लेकिन अगर वो अपने पति के पास चली गई तो उनकी जान को खतरा है। उनका पति उन्हें बहुत मारेगा, उनको सज़ा देगा कि वो बेटी को लेकर घर से क्यों भाग गई। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका पति उन्हें ढूंढ रहा होगा। इस तरह तो साक्षी जी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं वहाँ पर मौजूद लोगों से मदद मांगने लगी। मैंने कहा कि कोई मेरी मदद करो, मगर कोई मदद करना तो दूर, कोई मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। मैं सबको बता रही थी कि ये मासूम बच्ची है, कोई उस गाड़ी को रोको। वो आदमी साक्षी जी को लेकर चला गया, मगर किसी ने मेरी बात न सुनी। लोग मुझे पागल समझकर मेरा तमाशा देखते रहे और मैं वहाँ पर उस बच्ची को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बच्ची भी ज़मीन में गिरने की वजह से बुरी तरह से रो रही थी। उसे अपनी माँ की गोद की ज़रूरत थी और दूध की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास तो ना उसकी माँ थी और ना ही उसका पेट भरने के लिए मेरे पास दूध था। मैं बच्ची को गोद में लेकर इधर उधर दुकानें तलाश करने लगी कि मुझे कहीं से भी इस बच्ची के पेट भरने का कोई रास्ता मिल जाए, मगर मुझे कोई रास्ता ना मिल सका। मैं बच्ची को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास तो साए के लिए छत भी नहीं थी। सारा दिन मैं इसी तरह इधर उधर बच्ची को लेकर टहलती रही और परेशान रही। चलते चलते मैं एक ढाबे तक पहुंच गई थी। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। जब मैं वहां गई तो मैंने वहां के मालिक से कहा कि साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। और देखिए ये बच्ची, इस बच्ची को भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, साहब मेरी मदद कीजिए। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्हें मुझ पर तरस आया। मेरी हालत देखकर वो समझ गए थे कि मैं कोई लाचार लड़की हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बच्ची तुम्हारी है। मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं, ये बच्ची मेरी नहीं है, ये बच्ची तो मुझे एक औरत ने दी और उसका पति उसे गाड़ी में बंद करके ले गया। वहाँ पर मौजूद लोगों को मुझे देखकर अजीब सा लग रहा था। उन्हें शक हो रहा था कि या तो मैं इस बच्ची को किडनैप करके ला रही हूँ या फिर सच में ये बच्ची मेरी है और मैं बहुत लाचार हूँ। वो लोग मुझसे बार बार मेरे घर का पता पूछ रहे थे। मैं उनको सिर्फ अपने गांव का नाम बता रही थी। मेरा गांव कौन से ज़िले में था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। ढाबे के मालिक और वहाँ पर आसपास मौजूद लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया और बताया कि यहाँ पर हमारे ढाबे पर एक लड़की आई है
और उसकी गोद में एक बच्ची है। बच्ची को होश नहीं आ रहा, शायद बच्ची भूख से बिलक बिलक कर बेहोश हो गई। पुलिस थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच गई थी। मैंने पुलिस को भी वही सब बताया जो हुआ था। पुलिस मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने पुलिस से कहा कि साहब, मैं सच कहती हूँ, ये बच्ची मेरी नहीं है। आप लोग प्लीज़ मेरी बात का यकीन करिए और साक्षी जी को बचाइए, जो इसकी माँ है और जो इसकी खातिर घर छोड़कर भाग रही थी। उनको उनके पति अपने साथ ले गए। पता नहीं उनके पति उनके साथ क्या क्या कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्ची तुम्हें उस औरत ने दी है तो फिर हमें उस औरत के बारे में कुछ बताओ। तुम उस औरत के बारे में कुछ जानती हो कि वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ पर है? मुझे साक्षी जी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन मुझे याद आया कि बात शुरू करने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वो रांची के साहिबगंज की रहने वाली हैं। वहीं से भागकर वो मुझे बस में मिली थी। मैंने पुलिस वालों को ये बात बताई तो पुलिस वाले मुझे लेकर रांची के साहिबगंज पहुंचे और साक्षी नाम की औरत को तलाश करने लगे। मैंने पुलिस को साक्षी जी की बताई हुई एक एक बात बता दी थी। पुलिस ने साक्षी जी के घर का पता लगा लिया था। जैसे ही हम सब लोग वहां पहुंचे तो साक्षी जी मुझे देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि मैं उनके घर उनकी बेटी और पुलिस को लेकर पहुंची थी। अपनी बेटी को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वालों ने बच्ची के लिए दूध का इंतजाम कर दिया था और भूख की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी, तो उसे दवाइयाँ भी दिलवा दी थी। बच्ची ठीक हो गई थी और अब अपनी माँ की गोद में थी। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन पुलिस के सामने साक्षी जी की सास और पति की बोलती बंद हो गई थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक पुलिस और ये बच्ची कैसे और कहाँ से आ गए। पुलिस ने साक्षी जी से जब उनकी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस लड़की को मैंने अपनी बेटी थामने के लिए दी थी, मगर मेरा पति वहाँ पहुँच गया तो मेरे पति ने मेरी बच्ची को ज़मीन पर फेंक दिया और मुझे लेकर यहाँ आ गए थे। यहाँ लाने के बाद उन्होंने मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट की। साक्षी जी ने पुलिस को अपनी सास और अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया था। उनके बयान पर उनकी सास और पति को अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह साक्षी जी को इंसाफ मिल गया था। साक्षी जी मेरी बहुत शुक्रगुजार थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरी बेटी को सही सलामत तुम मेरे पास लेकर आई और साथ ही मेरी सास और पति को भी उनकी असली जगह पहुंचा दिया। पुलिस ने कहा कि चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस मेरे बारे में भी सारी जानकारी ले चुकी थी। मैंने पुलिस वालों को बताया कि मैं कहाँ जाऊं। मुझे तो खुद मेरे माता पिता ने सरपंच जी की हवेली में जानबूझकर छोड़ा था ताकि उनका कर्ज निपट जाए। मेरी इस बात पर पुलिस वाले कहने लगे कि हम तुम्हारी भी मदद करेंगे, कानून इसलिए बनाया गया है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस वाले मुझे मेरे गांव लेकर चले गए थे और वहां जाने के बाद पुलिस वालों ने मेरे बयान पर सरपंच जी के पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि सरपंच जी का पूरा परिवार ही न जाने कब से गांव के लोगों को पैसे उधार देकर उनसे ब्याज के साथ वसूल करता था और उनको उधार देकर मजबूर करता था ताकि उनको अच्छी तरह से बर्बाद कर सके और उनकी बेटियों को अपने यहाँ नौकरानी बनाकर रख सके। सरपंच के लिए आज तक गांव में कोई पुलिस लेकर नहीं आया था, मगर शहर की पुलिस ने मेरी बहुत मदद की थी और मुझे मेरे माता पिता के हवाले कर दिया था। उनके बेटे कौशिक और उसके दोस्तों ने मेरे साथ जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की गई थी। सरपंच जी के सारे अवैध धंधों पर भी पुलिस ने एक्शन उठाया था और गांव के लोगों को समझाया था कि आप लोग कर्ज की वजह से अपनी बेटियों को, अपनी जमा पूंजी को सरपंच जैसे लोगों के हवाले कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि ये लोग आपकी बेटियों से उनका बचपन छीन रहे हैं, उनकी जवानी छीन रहे हैं, उनका सुकून छीन रहे हैं। हवेली से मौजूद सारी ही लड़कियों को रिहा करवा दिया गया था और उनको उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया था। सरपंच बहुत पैसे वाला था, चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसकी होशियारी सिर्फ गांव के लोग ही देख सकते थे। शहर की पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो परेशान हो गया था। न उसका बेटा कुछ कर सका और न ही सरपंच। इस तरह सरपंच की गांव में बहुत बेइज्जती हुई थी। उसकी हवेली पर भी ताला लगा दिया गया था। पुलिस ने सरकार से मदद लेकर हमारे गांव में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मौजूद की थी और गांव के लोगों को समझाया था कि अपनी बेटियों को इस तरह दूसरों के हवाले ना करें। अगर आप लोगों ने आगे से कभी अपनी बेटियों को अपने अलावा दूसरों के हवाले किया तो हम इस पर भी एक्शन उठाएंगे। अपनी बेटियों की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी बेटियों पर रहम खाएं, कर्ज के पैसे अपने लिए लें और अपना कर्ज चुकता करें। अपनी बेटी के साथ ऐसा करना कानूनी जुर्म है
अगर आगे से कभी ऐसा किसी ने किया तो उसे सज़ा होगी। आप लोग भी सज़ा के हकदार हैं। आपने अपनी बेटियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। प्रतिभा जैसी बहादुर लड़की ने तो हम लोगों को सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि उसने एक औरत को इंसाफ भी दिलवाया। प्रतिभा जैसी लड़की के लिए हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझा रहे हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। गांव के सारे लोग एक तरफ खुश थे कि सरपंच को अरेस्ट कर लिया गया, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों की बात को भी अच्छी तरह से समझ गए थे। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हमारे गांव में अब सरपंच का कोई डर नहीं है, क्योंकि सरपंच गांव से जा चुका है, बल्कि उसका पूरा परिवार ही जेल में चक्की पीस रहा है। पंचनी भी तो औरतों के साथ बुरा करती थी। कम उम्र की लड़कियों को उसने अपने घर की नौकरानी बनाकर कैद करके रखा था, और उसका बेटा जो न जाने कितनी लड़कियों पर अपनी गंदी नज़र रख चुका था और मेरे साथ भी गलत करने वाला था। बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सरपंच के जाने के बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आज भी गांव में सुकून और शांति छाई हुई है, और लोग अब अपनी बेटियों के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करते। मेरी तो अब शादी भी हो गई है। मुझे लगता था कि मैं कभी अपने माता पिता के पास नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे माता पिता मिल गए और मैं सरपंच की हवेली से आज़ाद हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।